लंदन वाले ससुराल में बहू का पहला करवा चौथ। यहाँ तो सिर्फ आसमान ही है जो तारों की चमक से जगमगा रहा है। त्योहारों के महीने में भी यहाँ कितना सन्नाटा छाया हुआ है और मेरे देश की गलियां तो त्योहार की चहल पहल और सजावट से जगमगा रही होंगी। पता नहीं कि मैं अपने देश के त्योहारों के दिनों वाली चमक अब कभी देख भी पाऊंगी। कौशल्या आसमान को देखते हुए अपने देश हिंदुस्तान की सारी बातें और वहां बिताए समय को याद कर रही थी कि तभी पीछे से उसकी बहू जया आई। माँ जी, आप यहाँ ये रात में टेरेस पर क्या कर रही हैं? सब अंदर हैं, चलिए अंदर चलिए। बहू, तू तो जानती है ये कौन सा महीना चल रहा है। अरे माँ जी, ये सितंबर या अक्टूबर है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। वैसे आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? रहने दे बहू, तू तो यहाँ आकर यहीं की हो चुकी है, भला अब तुझे कुछ कहाँ याद होगा। इतना कहकर कौशल्या घर के अंदर चली गई और जया उलझती रह गई। पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है, खोई खोई और निराश सी रहती हैं। पूछो तो कुछ बताती नहीं। खैर छोड़ो, मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं, अगर कुछ जरूरी होगा तो खुद ही बता देंगी। इतना कहकर जया भी वापस अंदर चली गई। जया के परिवार को लंदन में रहते हुए लगभग 7 साल होने को आए। ब्रजेश के बिजनेस के सिलसिले में अपना देश छोड़कर लंदन में पूरे परिवार के साथ शिफ्ट होना पड़ा। पहले उन्हें थोड़ी परेशानियां आईं, लेकिन अब वो पूरी तरह विदेश के रंग में ढल चुके थे और इसी वजह से कौशल्या का दिल हमेशा वहां परेशान रहता था। उनके घर जो मंदिर बना हुआ था उसमें अब कौशल्या के अलावा कोई कदम भी नहीं रखता। सिलसिला इसी तरह जारी था। फिर एक दिन, ब्रजेश बेटा, पता नहीं अब मेरी जिंदगी के और कितने पल बाकी हैं। मैं अपनी आंखों के सामने अपने पोते को दुल्हा बनते देखना चाहती हूँ। माँ, लेकिन अभी छोटा है, वो अभी बिजनेस करना सीख रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी उसकी शादी कर देना ठीक होगा। अच्छा, तो शायद इसी बात को लेकर माँ जी आजकल परेशान नजर आती हैं। अरे ब्रजेश जी, अबे शादी के बाद भी बिजनेस सीख सकता है। बिजनेस तो घर का ही है ना। वैसे माँ जी, मेरी नजर में एक लड़की है, बड़ी गोरी चिट्टी और गाल भी बिल्कुल गोरे जैसे ही है। अरे बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड है ना रेबेका जी, है ना, उनकी छोटी बेटी आना। भाई मुझे तो वो बहुत पसंद है। अगर आप कहो तो हम उन्हीं से बात करके देखें। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ की किसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि हम अबे की शादी हमारे देश की संस्कृति को जानने वाली, रीति रिवाजों का पालन करने वाली एक सीधी साधी लड़की को ही लेकर आए, ना कि कोई आज के जमाने की विदेशी मॉडर्न लड़की। ये क्या कह रही हैं माँ जी? हम कितने समय से यहाँ लंदन में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अभी भी हमारे पिछड़े हुए देश की पड़ी। मैं आपको बता दूं माँ जी, जैसी लड़की आप चाहती हैं वैसी आज के जमाने में कहीं नहीं मिलेगी, भारत में भी नहीं। हाँ माँ, मुझे लगता है जया बिल्कुल ठीक कह रही है। आज के दौर में किसी भी अमीर घर में संस्कारी लड़की मिल पाना लगभग नामुमकिन है। कौन कह रहा है कि मुझे अमीर घर की लड़की चाहिए? मुझे तो सिर्फ एक ऐसी बहू चाहिए जो हमारे घर में भारतीय संस्कृति को वापस ले आए, और मुझे यकीन है हमारे घर में ऐसी ही बहू आएगी। कौशल्या की बात से कोई भी राजी नहीं था, लेकिन वो उसकी किसी बात से मना भी नहीं कर सकते थे। सबको पता था कि कौशल्या की पसंद की लड़की ढूंढ पाना मुश्किल है, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि वो लड़की कहाँ मिलेगी। लड़की, अरे ओ लड़की, ओ बड़े बड़े सपने देखने वाली, देख जरा रोटी जल रही है, कहीं भी बैठी बैठी सपनों की दुनिया में खो जाती है। माफ करना माँ, मैं सच में सपनों में खो गई थी और देखिए मेरी रोटी भी जल गई। वैसे तू सोच क्या रही थी? हाँ माँ, अब तक मैं कभी गांव से बाहर नहीं निकली। अगर निकली भी हूँ तो सिर्फ दूसरे गांव तक ही जा पाई हूँ। मैं सोच रही थी कि गांव से बाहर की दुनिया कैसी होगी। बेटे, जितना मैंने सुना है, मैं तुझे बता दूं कि बाहर की दुनिया दिखने में सुंदर है पर अंदर से बहुत खराब है। अच्छा, वो कैसे? ये तो मैं भी नहीं जानती, बस मैंने ऐसा सुना है। दोनों माँ बेटियों में इसी तरह बातें चल रही थी। राजेश्वरी गांव की सीधी सादी, अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाने वाली एक समझदार लड़की थी। उसे अपने देश की मर्यादाओं का पालन करना, बड़ों को सम्मान देना और संस्कृति के अनुसार चलना बहुत अच्छा लगता था। राजेश्वरी अपने ही गांव के बच्चों को भजन, कथाएं और गीत सुनाया करती। माँ, मुझे हिचकी आ रही है। सुबह से कितनी दफा पानी पी चुकी हूँ।
अच्छा कहीं तुझे कोई याद तो नहीं कर रहा? मुझे कौन याद कर सकता है भला माँ। राजेश्वरी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी कई बड़ी गाड़ियां उनके घर के सामने आकर खड़ी हुईं, जिन्हें देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह गईं। कुछ ही देर में गाड़ियों से कुछ लोग बाहर निकले जो कि काफी अमीर घराने के लोग लग रहे थे। नमस्कार, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए, लेकिन आप इस तरह अचानक से आपके घर में आने के लिए हम माफी चाहते हैं। दरअसल हम आपकी बेटी को देखने आए हैं। हमने आपकी बेटी की बहुत तारीफ सुनी है, इसीलिए हम खुद ही यहाँ चले आए हैं। अनुपमा और राजेश्वरी अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रही थी। उनके मन में अभी भी एक उलझन बनी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले सभी को बैठने को कहा और फिर उनसे बात की। असल में हम लंदन से आए हैं, लेकिन हम भारतीय ही हैं। इसी तरह कौशल्या ने अनुपमा और राजेश्वरी को सारी बात बताई। वहीं दोनों माँ बेटी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। और मैं यही चाहती हूँ कि आपकी बेटी जैसी ही बहू हमारे घर आए और हमारी खोई हुई संस्कृति को वापस ले आए। क्या दादी सास ने हमें इस झोपड़ी में लाकर बिठा दिया है? कहाँ हम महलों जैसे घर में रहने वाले लोग और कहाँ ये गरीब। देखिए, सीधी सीधी बात कहें तो हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। हमारी माँ ने आपकी बेटी के बारे में सुना और बस सुनकर ही आपकी बेटी उनके मन को भा गई। राजेश्वरी और अनुपमा अचानक से इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। इतने में राजेश्वरी का पिता गोपाल भी घर पहुंच गया। जो गोपाल के सामने सारी बात रखी तो गोपाल ने जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा और अब कौशल्या का परिवार अपने इंडिया वाले घर में ठहरा हुआ था। माँ जी को पता नहीं क्या हो गया है और अभी तो हम उस लड़की को ठीक से जानते भी नहीं है, फिर क्यों उसे ही घर की बहू बनाना है। सही कह रही है माँ जी, दादी माँ सिर्फ बातों में आ रही हैं। वो लड़की गांव की है, उसने इंडियन स्टाइल कपड़े पहने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं जो गुड़ दादी माँ चाहती है वो सब उस लड़की में मिले। लेकिन दादी के आगे किसी की भी चल नहीं सकती है ना। अब जब तक वो जिंदा है हम सभी को उनके ही इशारों पर नाचना होगा। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी और इसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा। इसी तरह राजेश्वरी के माता पिता भी इस दुविधा में आ गए थे कि वो रिश्ते के लिए हाँ करें या नहीं। देखिए, रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन शादी होने के बाद हमारी बेटी हमसे बहुत दूर चली जाएगी, इतनी दूर कि इसके पास पहुंचना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो अनुपमा। लंदन मैंने तो सिर्फ इसका नाम ही सुना है। लोग हवाई जहाज में बैठकर वहां जाते हैं। भला इतनी दूर हम अपनी बेटी को कैसे भेज सकते हैं? माँ, बाबा, आप जो भी फैसला लोगे मुझे मंजूर होगा। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि उन दादी माँ को उनके पसंद की बहू मिल जाए जो उन्हें लंदन में भी अपने देश का आभास कराए। उनकी आंखों से एक उदासी झलक रही थी, जैसे ये उनकी चाहत नहीं बल्कि उनकी जरूरत है। शायद वहाँ वो जन्मभूमि को बहुत याद करती हैं और उनके घर वाले उनके इस खालीपन को भर नहीं पा रहे हैं। जब अनुपमा और गोपाल ने राजेश्वरी की बात सुनी तो उन्हें लगा कि उन्हें रिश्ते के लिए हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि कौशल्या को और कहीं भी ऐसी लड़की नहीं मिलने वाली। माँ जी, एक बार अब ऐसे भी तो पूछिए कि उसे ऐसी लड़की पसंद भी है या नहीं। आखिर शादी तो उसे ही करनी है ना। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अगर इसमें मेरी दादी माँ की खुशी है तो मैं भी खुश हूँ। और जया को लगा था कि उसका बेटा अभय इस रिश्ते से इनकार कर देगा। जया अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। वहीं राजेश्वरी के माता पिता ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और अब कोई नहीं था जो कौशल्या के लिए फैसले को तोड़ सके। कुछ ही दिनों में राजेश्वरी की सगाई हुई और फिर शादी, और देखते ही देखते राजेश्वरी अपने घर से लंदन के लिए विदा हुई। वहीं उसके माता पिता आंखों में आंसू लिए खड़े रह गए। हे भगवान, अभी एक दिन पहले तो मैं ये सब सिर्फ सोच ही रही थी और मुझे क्या पता था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। हे भगवान, मेरा तो मन ही घबरा रहा है। भारत से उड़कर सीधा जहाज लंदन की जमीन पर उतरा। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही थी वैसे वैसे राजेश्वरी की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। सभी जहाज से उतरकर गाड़ियों में बैठे और फिर अपने घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर कौशल्या ने अपनी पोती बहू का गृह प्रवेश किया, जिसे जया, प्रियंका और सोनम मुंह बनाकर देख रही थी। यकीन नहीं होता कि ये गरीब हमारे घर की बहू बनकर आ गई। अब हमारी इमेज का क्या होगा? माँ जी को सिर्फ अपने सपने सच करने थे, इन्हें हमारी तो कोई परवाह ही नहीं है। इसी तरह रात गुजरी और अगला दिन निकल आया। राजेश्वरी अपने नए बड़े आलीशान घर से बाहर का सारा नजारा देख रही थी। सूरज उग रहा था और शहर की एक सुंदर चीज उभर कर दिखाई दे रही थी। हे भगवान, ये सच में धरती है? यकीन नहीं होता कि धरती पर इतनी सुंदर जगह भी मौजूद है। अभी तक ये सिर्फ किताबों में पढ़ा और दुनिया से सुना था, लेकिन आज ये सब भी देखने को मिल गया।
यहाँ की एक एक चीज देखने लायक है। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही। मैं यहाँ का क्लॉक टावर भी देखना चाहती हूँ। राजेश्वरी के कमरे में लगी बड़ी शीशे की खिड़की से लंदन ब्रिज भी दिखाई दे रहा था। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और नदी में ब्रिज का सुंदर नजारा देखकर राजेश्वरी का मन नहीं भर रहा था, लेकिन आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी, इसलिए राजेश्वरी जल्दी से नहा धोकर नीचे गई। अरे घर में तो माता रानी का मंदिर भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ कौन इनके दर्शन करता होगा? सभी अपने कामों में बिजी ही रहते हैं। आज मेरी पहली रसोई है तो मैं ही मैया की आराधना कर लेती हूँ। मैया की कृपा से मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। राजेश्वरी घर में बने मंदिर में गई और दिया जलाकर आराधना करते हुए गीत गाने लगी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निशिदिन ध्यावत, तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। राजेश्वरी का भक्ति गीत सुनकर सभी की नींद खुलने लगी। वहीं कौशल्या के कानों में जब राजेश्वरी की आवाज पड़ी तो उसका मन खुशी से झूम उठा और वो तुरंत राजेश्वरी के पास आकर उसके साथ पूजा में शामिल हो गई। राजेश्वरी की आंखें बंद थीं, इसलिए वो कौशल्या को वहां आते नहीं देख पाई और पूजा में लीन रही। वहीं घर की बाकी महिलाओं को इससे दिक्कत हो रही थी। इसलिए ही मैं नहीं चाहती थी कि ऐसी लड़की हमारे घर की बहू बने। शादी के अगले दिन ही हमारी नींद भंग कर दी, आगे चलकर हमारा जीना ही दुश्वार कर देगी। प्रियंका और सोनम को भी राजेश्वरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे इस बेवकूफ को बताओ कि हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। सुबह से ही सर में दर्द कर दिया है, अब पूरा दिन इसी तरह खराब कटेगा। अभी इस बला से कैसे बचा जाए? अभी 3 बजे तो मेरी आंख लगी थी और सुबह के 6 बजे ही घर में शोर होना शुरू हो गया। तीनों सास बहू बेटी गुस्से में अपने कमरों से निकलकर मंदिर के पास गईं, लेकिन वहां कौशल्या को बैठे देख बेबस होकर खड़ी रह गईं। आई स्वेयर, अगर दादी यहाँ नहीं बैठी होती तो मैं उसे उठाकर बाहर फेंक देती। बेटा, दादी बहू की सबसे बड़ी ढाल है। बहू को उठाने के फेंकने के लिए तुम्हें पहले दादी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर तीनों के गुस्से में मिट्टी का तेल डालकर ब्रजेश वहां से चला गया। वहीं सास बहू बेटी खड़ी हुई इस सबके खत्म होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि कौशल्या की मौजूदगी में वो राजेश्वरी से कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हुई और राजेश्वरी ने अपनी आंखें खोलकर कौशल्या को देखा। अरे दादी माँ, अब यहाँ पर कब आई आप? जब तू अपनी भक्ति में लीन थी, पहले दिन से ही तूने घर को बदलना शुरू कर दिया बहू। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि तू हमारे घर को फिर से पहले जैसा बना देगी। इसके बाद राजेश्वरी ने कौशल्या से आशीर्वाद लेकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाया, जिसमें दाल मखनी, बेसनी रोटी, भुनी हुई चटनी, आलू पूड़ी, कढ़ी चावल, घी लगी रोटी और मीठे में खीर और हलवे जैसी चीजें थीं। अरे वाह, इतने दिनों बाद ऐसा खाना खाने को मिल रहा है। मैं तो विदेशी खाना खा खा कर थक चुका था। माँ, बहू ने तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा खाना बनाया है। कौशल्या और ब्रजेश खाने को देखकर काफी खुश थे, लेकिन घर के बाकी लोगों को उस खाने से दिक्कत हो रही थी। भाभी, आप कुछ हल्का फुल्का नहीं बना सकती थी? इतना ऑयली खाकर तो मैं मोटी हो जाऊंगी। हर चीज घी, तेल और मक्खन में लथपथ है। सोनम, अगर तुम एक दिन ऐसा खाना खा लोगी तो तुम एक ही दिन में मोटी नहीं हो जाओगी। बहाने बनाना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। लेकिन दादी, जब हम ऐसा खाना खाते ही नहीं तो ये हमारे मुंह में जाएगा कैसे? आप चिंता मत कीजिए, ये मेरी पहली रसोई थी, इसीलिए मैंने ऐसा खाना बना दिया। आगे से मैं आपके लिए सिर्फ लाइट खाना ही बनाऊंगी। बोल तो ऐसे ही रही हो जैसे तुम्हें लाइट खाना बनाना आता हो। बस करिए ना, आज राजेश्वरी की पहली रसोई है और आप सभी इतना ज्यादा बोल रहे हो। अभय को गुस्से में देखकर आगे किसी ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप सारा खाना खाया। जिनको शिकायत थी उन्हें भी खाने का स्वाद काफी पसंद आया, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया। कुछ और दिन गुजरे और अब करवा चौथ आने वाला था। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं कि शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे करवा चौथ का व्रत रखने को मिल रहा है। घर में जेठानी जी और माँ जी भी व्रत रखेंगी तो मुझे सरगी बनाकर तैयार कर लेनी चाहिए। खाना तो बन चुका है और सबने खा भी लिया, लेकिन अब ये मैडम रसोई में क्या कर रही हैं? जाकर पूछती हूँ। प्रियंका रसोई में गई और उसने राजेश्वरी से जाकर पूछा, राजेश्वरी, सबने खाना खा लिया, सबका पेट भरा हुआ है, अब तुम किसके लिए खाना बना रही हो? जेठानी जी, कल करवा चौथ है, उसके व्रत के लिए सरगी तैयार कर रही हूँ। सरगी में इतना सब? तुम इतना सारा एक साथ खा लोगी? इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भूख नहीं लगेगी। ये सिर्फ मेरे लिए थोड़ी है, ये आपकी और माँ जी के लिए भी है। अरे राजेश्वरी, कम से कम हमारे लिए बनाने से पहले हमसे पूछ तो लेती कि हमें व्रत रखना भी है या नहीं। इस पर राजेश्वरी हैरान रह गई और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाया। इससे पहले वो कुछ कह पाती प्रियंका ने बोला, 7 साल होने वाले हैं हमें यहाँ रहते रहते और 5 साल से हमने कोई भी व्रत नहीं रखा और देखो घर में हर कोई ठीक ठाक है।
किसी को कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमारे ससुर और पति तो दिन पे दिन तरक्की कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आप व्रत नहीं रख रहे हो तो, लेकिन मैं तो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगी। अरे अभी मैंने तुम्हें क्या बताया? क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? देखो राजेश्वरी, ना तो इस व्रत को रखने से पति की उम्र बढ़ती है और ना ही इसे ना रखने से घटती है। बेकार ही तुम खुद को परेशान करोगी, इस सब से कोई फायदा नहीं है। भले ही मैं गांव की हूँ जेठानी जी, लेकिन मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, और आज के दौर में अगर कोई पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है तो उससे उसे कोई फायदा हासिल नहीं करना होता, बल्कि वो भारत और हमारे धर्म के इतिहास का सम्मान करते हुए उसकी संस्कृति को बनाए रखने की प्रक्रिया को दोहराती है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। इस पर प्रियंका के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसे लगा था कि राजेश्वरी गांव की एक छोटी सी सोच की लड़की है, लेकिन राजेश्वरी ने ऐसा जवाब पकड़ाया कि उसे उसके आगे कुछ भी नहीं बोला गया। इसके बाद राजेश्वरी ने सरगी का खाना बनाया और फिर जल्दी उठने के लिए जल्दी सो गई। कुछ घंटों की नींद लेकर राजेश्वरी दोबारा उठी और फिर उसने सरगी खाई और फिर अपने करवा चौथ के व्रत की शुरुआत की। सुबह उठकर राजेश्वरी ने पूजा की और फिर घर के कामों में लग गई। जल्दी से सबके लिए खाना बना लेती हूँ, इसके बाद मुझे घर भी तो सजाना है, और फिर मैं दादी माँ से करवा चौथ की कथा सुनूंगी। सबके लिए खाना बनाकर राजेश्वरी ने थोड़ा बहुत घर को सजाया और घर के बाहर की टेरेस पर बालकनी में दिए लगाए, जिन्हें वो रात में जलाने वाली थी। अरे ये क्या, ये कौन घर को दुल्हन बना रहा है? भाई आज है क्या? आज करवा चौथ है और आपकी नई बहू ने घर का ये हाल बना दिया है। लेकिन उसके पास ये सब सामान कहाँ से आया? जब कौशल्या ने राजेश्वरी को घर सजाते देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। बहुतों ने तो घर को एक अलग ही रौनक दे दी है। 7 सालों से इस घर में घर जैसा कुछ था ही नहीं, लेकिन आज इसे देखकर तो अपने पुराने दिनों का एहसास हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके पास ऐसा सामान आया कहाँ से? ये दिए, ये फूलों की मालाएं, लटकने, ये सब कहाँ से लेकर आई है तू? माँ जी, ये मैं... बेटा, तुझे पता है कि तेरी शादी के कुछ दिन बाद ही करवा चौथ पड़ेगा, ऐसे में तुझे वहाँ कुछ भी सामान नहीं मिलेगा। इसका मतलब मुझे यहाँ से ही सारा सामान लेकर जाना पड़ेगा? लंदन में तो मुझे सच में कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तेरे दहेज में करवा माता की तस्वीर, छन्नी, दिए, तेरे लिए लाल साड़ी और सजावट के लिए कुछ फूल चाहिए होंगे, लेकिन फूल तो मुरझा जाएंगे और नकली फूलों में वो खुशबू और बात कहाँ जो असली फूलों में होती है। माँ, बाकी सामान का इंतजाम कीजिए, फूलों का इंतजाम मैं कर लूंगी। फूल तो फूल होते हैं, फिर चाहे कोई से भी फूल हो। अगर वहाँ गेंदे का फूल नहीं मिला तो मैं किसी और फूल से काम चला लूंगी। ठीक है बेटा, तो मैं तेरे लिए बाकी सभी सामान का इंतजाम कर दूंगी। तो इस तरह मैं सारा सामान अपने घर से ही लेकर आई। वाह बहू, तू तो सच में बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैंने सोचा था। तेरे हर एक काम में मुझे अपनी छवि दिखाई देती है। दहेज में एक ढंग की चीज नहीं लाई, क्योंकि इसे ये सब लाने की जो पड़ी थी। अब आसपास के लोग जब हमारे घर में ये सब देखेंगे तो हमारी इमेज पर बात बनेगी। राजेश्वरी, तुमने वो कहावत सुनी है, जैसा देश वैसा भेष। अब तुम दूसरे देश में आ चुकी हो और ऐसे में तुम यहाँ ये सब करोगी। यहाँ लोग देखेंगे तो हमारा मजाक बनकर रह जाएगा। और यहाँ हमारे एक नेबर्स हैं जो हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं। अगर उन्होंने ये सब देख लिया तो हमारी इमेज पर बात बनेगी। अरे लेकिन मैं इस देश में पैदा थोड़ी ना हुई हूँ, इस कहावत का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता। और वैसे भी सबसे पहले मैं ये दादी माँ की खुशी के लिए कर रही हूँ। प्रियंका बहू, तू घर की बड़ी है क्या, जो तू ये सब बताएगी कि क्या करना है और क्या नहीं? कान खोल कर सुन ले बहू, जो कर रही है उसे करने दो, और अगर किसी ने भी इसके करवा चौथ के व्रत में कोई बाधा डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर कौशल्या वहां से चली गई और अब किसी की मजाल नहीं रही कि कोई राजेश्वरी के काम में अटकन बने। लगभग 1-2 घंटे में राजेश्वरी ने पूरे घर को अच्छे से सजा लिया। वहीं उसने व्रत भी रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसे हल्के हल्के चक्कर आने लगे। अरे नहीं, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं। इस बार घर में हर एक त्योहार ऐसे मनाया जाएगा जैसे दादी माँ चाहती हैं। राजेश्वरी पूरा घर सजा चुकी थी और खुद भी अच्छे से तैयार हो चुकी थी। दादी माँ, क्या आप मुझे करवा चौथ की कथा सुना सकती हो? बिना कथा सुने तो मेरा व्रत ही अधूरा रह जाएगा। हाँ बहू, मैं तुझे जरूर सुनाऊंगी। पता है, मैं भारत में करवा चौथ पर सभी बहुओं को कथा सुनाया करती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो कोई नहीं था जो मुझसे कथा सुने। आज मैं बहुत खुश हूँ। आइए दादी माँ, यहाँ करवा माता के पास बैठ जाते हैं, उसके बाद आप मुझे कथा सुनाइएगा। राजेश्वरी और कौशल्या बैठी ही थी कि तभी वहां पर रेबिका
और उसकी दोनों बेटियां वहां पहुंची, लेकिन कौशल्या को कुछ सुनाते देख उन्होंने बीच में बोलना ठीक नहीं समझा। तो बहू, जैसे कि तू जानती ही है कि करवा चौथ का व्रत हर एक सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। इसी तरह ये कथा भी एक सुहागन की है जिसका नाम था वीरावती, जो कि अपने 7 भाइयों के साथ रहा करती थी। उसने करवा चौथ पर अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखा था, जिसकी वजह से शाम होने तक उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। ये देख उसके भाइयों ने उसका व्रत खुलवाने की सोची। उन्होंने एक छलनी पर दिया रखकर उसे ऊंचे पेड़ की ओट में रख दिया और अपनी बहन से व्रत खोलने को कहा। वीरावती ने उस छलनी और दिए को चांद समझकर अपना व्रत खोल दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब हो गई। ये देख वीरावती ने करवा माता से पूजा की तो करवा माता ने उसे बताया कि उसने बहकाए में आकर व्रत तोड़ दिया था। इसके बाद वीरावती को पता चल गया कि उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया। इसके बाद वीरावती ने दोबारा पूरे तन मन से पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा और बदले में करवा माता ने उससे प्रसन्न होकर उसके पति को एक नया जीवन दान दिया। लगता है आप मुझे बहुत जरूरी बात कर रहा था, इसलिए हम चुप रहा। वैसे आपका घर तो आज बड़ा ही ब्यूटीफुल लग रहा है। क्या आज कोई फेस्टिवल मना रहे हो आप? कुछ देर बाद जया, प्रियंका और सोनम भी वहां पहुंच गईं। अरे रेबेका जी, आप असल में अभी हमारे घर की सफाई नहीं हुई है। घर थोड़ा गंदा लग रहा है ना, मैं अभी घर साफ कर देती हूँ। अरे नो नो मिसेस जया, आपका हाउस बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये कौन है? हेलो, मैं हूँ राजेश्वरी। मैं मिसेस जया की यंगर डॉटर इन लॉ हूँ। ओह मिसेस जया, आपने तो हमें नहीं बताया अपनी नई डॉटर इन लॉ के बारे में। वो मैं एक्चुअली मैं आपको बताने ही वाली थी। आप कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है? आपका ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंने ऐसा ड्रेस पहली बार देखा है। ये साड़ी है, ये हमारे देश की खास पहनावा है और पहचान भी है। इसके बाद राजेश्वरी ने तीनों विदेशी औरतों को करवा चौथ के बारे में बताया, जिससे वो तीनों काफी इंस्पायर्ड हुई। मिसेस जया, आपने तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया। लगता है आपकी डॉटर इन लॉ को आपके कल्चर की काफी नॉलेज है। मैं भी अपने हस्बैंड के लिए ये करना चाहता है। ये कितना मुश्किल है। आप इंडियन वुमेन बहुत स्ट्रांग हो। ये सच में बहुत अच्छा फास्ट है। अगर मैं भी मैरिज होता तो मैं भी ये जरूर करता और मून को देखकर अपना फास्ट खोलता। ये प्रोसेस बहुत वंडरफुल है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्रोसेस कर सकते हैं, कोई बात नहीं अगर आपने व्रत नहीं रखा, लेकिन आप मुझे फॉलो करिए, इससे आपकी विश भी पूरी हो जाएगी। लूसी जी, आप अपने हस्बैंड के लिए ऐसा कर सकती हो। यह सुनकर लूसी काफी खुश हुई। उसके बाद राजेश्वरी ने अपनी एक और लाल साड़ी निकाली और लूसी को पहनाई, जिसे पहनकर लूसी खुशी से झूम रही थी। मिसेस रेबेका, अगर आप चाहो तो मैं आपको भी रेड साड़ी पहना सकती हूँ। मेरे पास एक और रेड साड़ी है। ऑफ कोर्स, मुझे बहुत हैप्पी फील होगा अगर मैं अपने हस्बैंड के लिए ऐसा कुछ करेगा तो। ये सब कितने अच्छे हैं। इनके मन में जरा भी भेदभाव नहीं और अपने पतियों को लेकर इनके मन में कितना प्यार है। हर सुहागन को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद राजेश्वरी ने रेबेका को भी लाल साड़ी पहनाई और दोनों अंग्रेजनों की साड़ी पहनने की बात उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं ये सब देखकर जया, प्रियंका और सोनम के चेहरे के रंग उड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें अभी तक जो लगता था उसका बिल्कुल उल्टा ही हो रहा था। राजेश्वरी ने तीनों अंग्रेजनों को तैयार करने के बाद उन्हें करवा चौथ की कथा भी सुनाई, जिससे तीनों अंग्रेजन काफी प्रभावित हुई। वाह, वंडरफुल स्टोरी। मिसेस जया, आपने तो हमें कभी अपनी कंट्री के बारे में नहीं बताया, बट हमने सुना है कि इंडिया काफी हिस्टोरिकल है और हम आपसे बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं बताया। इंडिया सच में एक वंडरफुल कंट्री है। आज विदेशियों के मुंह से अपने भारत की तारीफ सुनकर कौशल्या और राजेश्वरी को एक अलग ही गर्व महसूस हो रहा था। वहीं जया, प्रियंका और सोनम मुंह लटकाई खड़ी हुई थी। उन्हें इस बात पर काफी पछतावा महसूस हो रहा था कि उन्होंने लंदन आकर भारत का जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा। लूसी और रेबेका जी, जब मून दिखाई देगा तब हम अपना फास्ट खोलेंगे, ओके?
लूसी और आना, आप मेरे साथ दिए जलाएंगी। लूसी और आना ने बड़ी खुशी से राजेश्वरी के साथ दिए जलाए और फिर अपने पतियों को वहां फोन करके बुलाया। राजेश्वरी ने रेबेका और लूसी के हाथों में एक एक छन्नी देकर उन पर दिया जलाते हुए उन्हें सारा तरीका बताया। वहीं राजेश्वरी को अब थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। जब राजेश्वरी लूसी और रेबेका को अपने साथ बालकनी में लेकर आई तो उसने देखा कि आसमान में घने बादल छाए हुए थे। ओह नो, स्काई में तो बहुत सारा क्लाउड है, अब मून कैसे दिखाई देगा? मून जरूर दिखाई देगा। अरे नहीं राजेश्वरी, तुम तो बहुत वीक लग रहा है, मुझे लगता है मून नहीं आएगा। तुम्हें वाटर ड्रिंक करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी हेल्थ पर इफेक्ट होगा। लेकिन राजेश्वरी को पूरी उम्मीद थी कि चांद जरूर दिखाई देगा। वहीं जया प्रियंका उन्हें देखकर पानी पानी हो रही थी। आपने सही कहा था माँ जी, हम यहाँ आकर अपनी भारत, अपना धर्म सब कुछ भूल गए और आज हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि आज करवा चौथ का व्रत न रखकर हमने बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हमें ये भी समझ नहीं आ रहा कि हम किस मुंह से माफी मांगे। हमने बहुत गलत किया। पहले तो हमने भी अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ के व्रत रखे, लेकिन समय के साथ हम सब कुछ भूल गए। तुम्हारी आंखें खुल गई, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब से हम हर त्योहार एक साथ मिलकर बनाएंगे। जया और प्रियंका ने इस बात पर हामी भरी और फिर वो भी राजेश्वरी के साथ बालकनी में आई। कुछ देर बाद तीनों के पति भी वहां पहुंच गए और अब सभी बस चांद के निकलने का इंतजार कर रहे थे। राजेश्वरी, मुझे लगता है कि आपको फास्ट खोल देना चाहिए, आज शायद मून नहीं दिखाई देगा। लेकिन राजेश्वरी अभी भी उम्मीद लगाए हुए लगातार आसमान को देख रही थी कि तभी कुछ बादल छटे और उनके पीछे से चमकता हुआ चांद निकल कर आया, जिसे देखते ही राजेश्वरी ने तुरंत अपनी छन्नी उठाई और उसमें अभय का चेहरा देखा। इसी तरह दोनों अंग्रेजनों ने भी किया। उसके बाद अभय ने राजेश्वरी को पानी पिलाया, उसका व्रत खोला और इस नजारे से किसी की आंखें नहीं हट रही थी। बहू, हमने तुझे समझने में गलती कर दी। तो हमारे घर की देवी है, हमारे घर की लक्ष्मी है और हमने जो तेरे साथ किया उसके लिए हमें माफ कर दे। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब राजेश्वरी को लेकर जया, प्रियंका और सोनम के मन में जो शिकायतें थी वो पूरी तरह से मिट चुकी थी।